अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिक्सेशन ऑफ इम्यून सेल। ये इम्यून सेल की फिक्सेशन क्या होती है। तो इम्यून सेल की फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इम्यून सेल का स्ट्रक्चर और जो से उसके बाहर जो से रिसेप्टर होते हैं सेल के, और उसका जो VDJ कम्बिनेशन है वो जो सा है फिक्स रहता है, सेम रहता है। सेल हो सकता है सेल मतलब कि स्ट्रक्चर सेल को चेंज होना पड़े, तो इस कंडीशन में उसका जो सा है VDJ कम्बिनेशन सेम रहेगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, केमिकल प्रोसीजर फिक्सेशन का क्या है कि हम फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के एडिशन से क्या है, केमिकली हम फिक्सेशन कर लेते हैं। फिक्सेशन में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और यही है कि सेल रिमेन सेम इन सेम कंडीशन ड्यूरिंग फिक्सेशन। ठीक है, जो सा हमारा सेल है वो फिक्सेशन के दौरान कंडीशन जो सी उसकी हैं वो सेम रहेंगी, मतलब VDJ कम्बिनेशन सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास के टी फैक्टर जो सा है। टी फैक्टर हमने पहले जिक्र किया कि टी सेल प्रोलिफरेट हुए, उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें बनी, एक टी फैक्टर सेल बने और दूसरे टी मेमोरी सेल बने। अब जो टी फैक्टर सेल हैं उनका लो लाइफ टाइम है, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते, कम टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। वो आए, उन्होंने ये डायरेक्टली किल करते हैं ये सेल्स को। ठीक है, किलर सेल है ये, तो ये इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। और जो टी मेमोरी सेल होते हैं इनका हाई सर्वाइवल, मतलब कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्ग होगा। ठीक है, और टी सेल जो से हैं पॉइज स्टेज में होते हैं। पॉइज स्टेज मतलब कि रेडी टू एक्टिव, एक्टिव नहीं है, रेडी टू एक्टिव है। मतलब कि ये ऐसी कंडीशन में होते हैं कि बाहर से कोई भी एंटीजन आया फ़ौरन से इन्होंने अटैक करना है। ये एक्टिव नहीं है, रेडी टू एक्टिव है। इस स्टेज को हम पॉइज स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है रिसेसिव एपिजेनेटिक मार्क एंड एक्टिवेशन एपिजेनेटिक मार्क। रिसेसिव एपिजेनेटिक मार्क में ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, जीनोम जो सा है उस ट्रांसक्रिप्शन कह रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन होती है, जीनोम का एक्सप्रेशन नहीं होता। जबकि एक्टिवेशन एपिजेनेटिक मार्क में क्या होता है कि जीन जो से हैं वो एक्सप्रेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास हमने ये देखा, ये हमने कहा था कि इंटरल्यूकिन 2 मतलब IL-2 जो सा टी सेल की सरफेस पे जाके अटैच हुआ, ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। यहाँ पे कहीं से ना जो सा सिग्नल बन जा रहा है, यहाँ पे जो सा है कहीं से हमारा जो सा है MHC अटैच है टी सेल के साथ, और यहाँ पे सिग्नल बन जा रहा है। सिग्नल 2 के रिजल्ट में हमारे पास IL-2 जाके अटैच हो गया। अब एक और चीज़ हो रही थी है क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकेज हो रहा होता है। ये जो सा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे B7 और जो हमारा टी सेल है उस पर CD28 रिसेप्टर होते हैं, इनके दरमियान में जो सा है क्रॉस लिंकिंग होती है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फिक्सेशन में क्या होता है, एट दिस टाइम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैज़ नॉट B7 सो द सिग्नल विल नॉट जनरेट, सेल गोज इनटू एनर्जी स्टेट एंड सेल विल डाई। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अगर फिक्स्ड हो जाए, फिक्सेशन हो जाए इसकी, तो इसमें हमारे पास फिर इसके ऊपर B7 प्रेजेंट नहीं होता। जब B7 नहीं होगा तो यहाँ पे जो सा है ये CD28 के साथ जाके अटैच नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सिग्नल जनरेट नहीं होगा। सिग्नल जनरेट नहीं होता, सेल एनर्जी फॉर्म में चला जाता है। एनर्जी जो सी है नॉन रिस्पॉन्सिव फॉर्म थी हमने कहा, और जब रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो सेल डाई हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। फिर एक और कंडीशन है कि जब हमारे पास सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे उनसे क्रॉस लिंकिंग होती है, इसके रिजल्ट में अगर सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जनरेट हो जाए तो भी सेल जो सा है एनर्जी स्टेट में चला जाता है या किल हो जाता है। ये बात हो गई। इसके बाद हमारे पास है कि हाउ वी कैन स्टॉप बाइंडिंग ऑफ B7 एंड CD28। हम इसको इनकी बाइंडिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके जो सा है एक तरीका है हमारे पास कि हम यहाँ पे B7 से मिलता जुलता कोई और एंटीबॉडी लगा दें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब इस ये तो रिकॉग्नाइज कर लेगा CD28, लेकिन सिग्नल जनरेट नहीं होगा, सिग्नल नहीं जा सकेगा यहाँ तक, क्योंकि सिग्नल तभी होता जब B7 अटैच होता। एक और कंडीशन है हमारे पास, जब यहाँ पे मतलब कि किसी और एंटीबॉडी का FAB रीजन आके अटैच हो जाए, वो अब इस तरह से किसी एक साइड को ब्लॉक कर लेगा, यूं जाके ऐसे सनकात ऐसे जो सा है ब्लॉक कर लेगा एक्टिविटी को।
ठीक हो गया। तो इससे भी क्या होगा कि हम सिग्नल जो सा है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसके बाद हमारे पास जो सा है MHC3 का जिक्र किया गया है। MHC1, MHC2, MHC3, मैं 3 आपको बताए थे। MHC3 का हमने कहा था कि ये जो सा है MHC1 है MHC2 के सेंटर में होता है, तो इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं होता, ये सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है। MHC3 है, इसके बाद हमारे पास ये सेक्रेटरी होता है। इसके अंदर हमारे पास जो सा है C5 to C9 प्रोटीन्स बनती हैं, और ये प्रोटीन जो सी है मिलके मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाती हैं, मैक बनाती हैं। ठीक है, ये जो सा मेम्ब्रेन मतलब के मैक होता है, ये जो सा है पैथोजेंस में होल क्रिएट कर सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम दोबारा देखते हैं MHC1 को। MHC1 पे जो सा है 2 पेप्टाइड लोड हो सकती हैं। ठीक है, और ये MHC1 जो सा क्रोमोसोम 6 पे पाया जाता है। इसके 3 रीजन है MHC1 के, A, B, C। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने इसके रीजन देखे थे। इस तरह MHC2 जो सा है इसके ऊपर एक पेप्टाइड लोड हो सकती है। इसके भी 3 रीजन है हमारे पास, DP, DQ, DR। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास के पोलीमॉर्फिज्म। MHC के अंदर बहुत ज़्यादा पोलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, इसके अंदर बहुत हाई पोलीमॉर्फिज्म रेट होता है। अब ये पोलीमॉर्फिज्म होती क्यों है, या इसका फ़ायदा क्या है, तो ये है कि इसके ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स के पेप्टाइड जो सी हैं वो लोड हो सकती हैं MHC के ऊपर। इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, ताकि ये अपने ऊपर बहुत सी डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड्स को लोड कर सके। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर भी यही होती है कि दोज जीन दैट आर डिस्टेंट एंड हैव चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्रॉसिंग ओवर जस्ट वैसे यहाँ पे बताया गया है कि वो वाले जीन जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, उनके अंदर जो सा है क्रॉसिंग ओवर का जो चांस है वो ज़्यादा पाया जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी क्रॉसिंग ओवर के चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, in MHC case there is co-dominance that can help it to load various types of peptide। ठीक है, co-dominance या फिर polymorphism हो रही है, जो किस चीज़ को हेल्प करती है कि वो अपने ऊपर बहुत से डिफरेंट टाइप्स के पेप्टाइड को लोड कर सके। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पोलीमॉर्फिक कैपेसिटी और ससेप्टिबिलिटी। अब पोलीमॉर्फिक कैपेसिटी क्या होती है? पोलीमॉर्फिक कैपेसिटी ये है कि वेरियस टाइप के पेप्टाइड्स को अपने ऊपर MHC के ऊपर लोड करने की कैपेसिटी। मतलब कि पोलीमॉर्फिज्म होगी तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन पेप्टाइड्स जो से आके उसके ऊपर लोड होंगे। और ससेप्टिबिलिटी होती है कि कितने अच्छे से उन्होंने लोड होके सिग्नल को जनरेट किया। अब इसके अंदर पोलीमॉर्फिक कैपेसिटी अगर कम है तो मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे पेप्टाइड्स हैं वो बहुत मतलब कि ज़्यादा वेराइटीज़ के नहीं अटैच हो रहे, थोड़ी वैराइटीज़ के अटैच हो रहे हैं, लेकिन ससेप्टिबिलिटी हाई है, मतलब कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। पोलीमॉर्फिक कैपेसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, अगर पोलीमॉर्फिक कैपेसिटी ज़्यादा है तो ससेप्टिबिलिटी लो हो सकती है। ठीक है, पोलीमॉर्फिक कैपेसिटी हाई होने का मतलब है कि वेरियस टाइप के जो पेप्टाइड्स हैं वो अटैच हो रही हैं, लेकिन ससेप्टिबिलिटी मैंने बताया क्या है कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, पेप्टाइड्स को अटैच करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, तो इसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी कम है।